बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर लें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है। हमारे पास डिफरेंट जो हम क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, उन रिसर्चेस में हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की एग्जांपल लूँगा। न्यूट्रिशन की एग्जांपल में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, हम एफिकेसी स्टडीज़ पे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एफिकेसी स्टडीज़ में होता क्या है, हमारे पास कोई ख़ास प्रोडक्ट होती है, कोई ख़ास हमारे पास बायो एक्टिव कंपोनेंट होता है या न्यूट्रासिटिकल होता है। हम उसका इफ़ेक्ट देखने जा रहे होते हैं किसी एक ख़ास पैरामीटर के ऊपर। वो पैरामीटर हमारे पास कोई ख़ास डिज़ीज़ हो सकती है जो हम ऑलरेडी इंड्यूस करवाते हैं किसी भी एनिमल के अंदर। वो डिज़ीज़ इंड्यूस कराने के बाद हम क्या करते हैं, उस डिज़ीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट बायो एक्टिव कंपोनेंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को फॉलो करते हैं। हम किस तरीके से क्या करने जा रहे हैं, किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक होती है काज और दूसरा होता है इफ़ेक्ट। ठीक है ना। काज क्या है, जो चीज़ हम दे रहे हैं, जो चीज़ हम फीड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम न्यूट्रासिटिकल किसी ख़ास एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी बायोएक्टिव की बात कर रहे हैं कि हमने किसी जानदार को क्या किया है, दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रैट या क्या करते हैं, रैबिट्स यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो काज है, हमने जो इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक दिया है उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है, एस्टेब्लिश ऑफ डायरेक्ट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिक्वायर अ डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेमली द एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है। तो ये जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए जो भी हम मेथड फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, डिफरेंट रिसर्च करते हैं। हम प्रीवियस वंस को भी वेरीफाई कर रहे होते हैं और न्यू रिसर्चेस भी डे बाय डे हो रही होती हैं। अब ये जो न्यू रिसर्चेस आती हैं या हम प्रीवियस वंस को देखते हैं, तो क्या है, हम किस चीज़ के ज़रिए फैक्टर्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ही चीज़ का 10 डिजीज़ के ऊपर इफेक्ट एट अ टाइम चेक नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर 2 डिजीज़ मिसाल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर किसी को स्कर्वी है तो मैं विटामिन सी क्या है करता हूँ, उसको फीड कराता हूँ और उससे क्या मैं एक हाइपोथेसिस कायम कर लेता हूँ कि इससे क्या हो सकता है, क्योर हो सकती है स्कर्वी। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ लिवर डैमेज की, तो मैं क्या करता हूँ, कोई ख़ास बायोएक्टिव कंपोनेंट देता हूँ तो वो लिवर डैमेज क्या हो, क्योर होना शुरू हो जाए या लिवर की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाए किसी भी कैंसरस की वजह से या ट्यूमर प्रोडक्शन की वजह से। या मैं यहाँ पे बीटा सेल्स को इंड्यूस कराना चाहता हूँ, उनको एक्टिवेट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई ख़ास बायोएक्टिव कंपोनेंट्स दे रहा हूँ। तो वो मेरा पास क्या होगा, जो डिज़ीज़ है वो क्या है, फैक्टर है। तो उस फैक्टर को स्टडी करने के लिए मैंने क्या करना है, कोई ख़ास चेंज प्रोड्यूस करवाऊंगा उस फैक्टर के अंदर और मैं क्या करूंगा, उस चेंज को ऑब्जर्व करूंगा, किसी दूसरे फैक्टर के साथ लिंक कर दूंगा। ठीक है ना। वो जो चेंज होगी, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या होगा, जो मैंने न्यूट्रासिटिकल दिया है या बायोएक्टिव कंपोनेंट दिया है। ठीक है ना। कोई भी मैंने क्या डाइट प्लान दिया है, तो मैं उसका जो इफ़ेक्ट होगा उस डिज़ीज़ के ऊपर स्टडी करूँगा। इसकी मैं एग्जांपल ओबेसिटी की ले लेता हूँ। तो हम कहते हैं कि डाइटरी फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करने से ओबेसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ओबेसिटी हमारा एक फैक्टर है और हमने इसको स्टडी करना है बाय द यूज़ ऑफ डाइटरी फाइबर। अगर डाइटरी फाइबर देने से ओबेसिटी कम हो रही है तो मैं क्या कहूँगा, इनके दरमियान में क्या है, एक रिलेशनशिप है कि हमने डाइटरी फाइबर जैसे फीड करवाए तो ओबेसिटी कम होना शुरू हो गई। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या डिस्कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट ऑफ वन वेरिएबल है, जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर, हम वो भी स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एनी चेंज। ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जो क्या करता हो, कोई चेंज प्रोड्यूस करता हो किसी सिस्टम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूँ
टेम्परेचर की अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे वेरिएबल है जो हम क्या है टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के साथ। अब पर्पज़ क्या है एक्सपेरिमेंट का, बेसिक पर्पज़ ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने ये डिस्कवर करना है कि कौन सी चीज़ क्या प्रोड्यूस करा रही है, कौन सी जो काज है उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। रिसर्च प्रॉब्लम आर कंट्रोल्ड इन वन वे और द अदर। जो प्रॉब्लम होता है उसको कंट्रोल किया जाता है हम ये चेक करने के लिए कि जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि अगर मैंने सिर्फ डाइटरी फाइबर ओबेसिटी का कंट्रोल देखना है कि ओबेसिटी कंट्रोल होती है डाइटरी फाइबर के ज़रिए या नहीं, तो वह मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ डाइटरी फाइबर ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और चीज़ यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर दूँगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें स्टैटिक कर दूँगा, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंट्रोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी जिनको मैंने चेंज नहीं होने देना। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, जो डाइटरी फाइबर है उसकी फीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ कौन सा इफेक्ट आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑफन कंसीडर्ड टू स्टैंड फॉर मोस्ट अमंग द वेरियस मेथड इन साइकोलॉजी, ठीक है ना। साइकोलॉजी हो या कोई भी दूसरी साइंस हो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मेथड को क्या समझा जाता है कि वेरियस क्या है, स्टैंड फॉर द मोस्ट, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, बहुत वैल्यूएबल होता है क्योंकि हम इसी से क्या करते हैं, जो अपने रिजल्ट्स होते हैं वो ड्रा करते हैं। In addition to observing, experimental psychologists attempt to manipulate the control their subject matter also। अगर साइकोलॉजी की बात करें, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर कंट्रोल करते हुए जो एक स्पेसिफिक जो हमारे पास क्या है बिहेवियर है उसके ऊपर जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं किस तरीके से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही अगर हम न्यूट्रिशन में देखें तो न्यूट्रिशन में क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, किसी खास पैरामीटर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हमें पता है कि एक ख़ास डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ को हमने किस तरीके से स्टडी करना है, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से क्या करेंगे, फार्मूलेट करेंगे। प्रॉब्लम फार्मूलेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये जो साइंटिफिक प्रॉब्लम होता है साइंटिस्ट के माइंड में खुद भी आता है या कोई दूसरा शख्स आके बताता है। जैसे हम अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करें तो कोई शख्स आके बताता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है ना, विद द प्रीवियस वंस। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है जिसको क्या करना है, हमें स्टडी करना है। जैसे आजकल एक अलार्मिंग सिचुएशन है कोरोना की, तो इस कोरोना की अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर हमने फूड का क्या करना है, स्टडी करना है कि किस तरीके से फूड अफेक्ट करती है कोरोना पेशेंट को और किस तरीके से जल्दी रिकवरी की तरफ लेके आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम फार्मूलेट किया है हमने। प्रॉब्लम फार्मूलेट क्या की है कि जो कोरोना है वो जल्दी क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। हम अगर विटामिन सी या ऐसी फूड्स पेशेंट को दें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम फार्मूलेशन है। इस प्रॉब्लम्स को फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाते हैं ताकि हम चेक कर सकें आया कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है एक्सपेरिमेंट से या नहीं होती। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो एक्सपेरिमेंट की होती है वो क्लेरिफाई करती है लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी के कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं और कौन कौन सी लिमिट्स हैं, और इसके अलावा हेल्प भी करती है एक्सपेरिमेंटल मेथड को स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमारे एंटीऑक्सीडेंट से या विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा देने से क्या है कोरोना पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होते, तो उसने हमें एक वे दे दिया है कि हम क्या करेंगे, दूसरा वे स्टडी करें, इससे नहीं हुआ। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते करते आखिरकार हम क्या पहुंचते हैं, अपने रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, अपने नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। अब हाइपोथेसिस,
अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो कोरोना है ठीक है ना, एक डिज़ीज़ है, इस कोरोना को रिकवर किया जा सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर लेंगे। वो हाइपोथेसिस कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम एक फ़र्ज़ी कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं, अपनी तरफ से बात कर लेते हैं कि ये जो है ये ऐसे हो सकता है, 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 ठीक है ना। तो कैसे, इसके लिए मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि कोरोना के ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं कोरोना पेशेंट्स को, ठीक है ना, या एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, आप क्या है बायोटिक के अलावा जो एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं तो कोरोना ठीक हो जाता है। ये हमारी क्या थी, एक फ़र्ज़ी बात थी, मफरूज़ा था, हमारे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे जो हमने अपनी सोच पे क्या कर लिए, रिज़ल्ट ड्रा कर लिए। अब इन रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना। आफ्टर द फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अज्यूम्ड सॉल्यूशन विच मे कम टू माइंड आर कंसीडर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है ना। कोई भी सॉल्यूशन होगा जो हमने फ़र्ज़ किया होगा, वो फ़र्ज़ी सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के तौर पर लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या करती है, प्रिडिक्शन है ये वेरिएबल्स, ठीक है ना, दैट अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड विल हैव सम अफेक्ट ऑन द बिहेवियर बीइंग मेजर, ठीक है ना। जो भी हम चीज़ मेजर करने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या है, जो भी हमने प्रिडिक्शन की है उस प्रिडिक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट है। व्हेन इट बिकम्स क्लियर व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन और ड्रॉन, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पॉसिबल सॉल्यूशन हल निकाले जाते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि इससे ये हो सकता है, और उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को बाद में वेरीफाई किया जाता है। ये जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, या जनरली हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से नताइज अखज़ कर लेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये हाइपोथेसिस बाद में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी चीज़ जो किसी भी तरीके से चेंज प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ क्या है जो वेरी कर रही हो, जो चेंज प्रोड्यूस कर रही हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ, हमारा जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हुआ तो कोरोना डिजीज़ क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। इसकी रीज़न क्या थी कि हमने कहा कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से है, या हमारी डिफरेंट जो सोशल अवेयरनेस की वजह से है, उसकी वजह से कोरोना कम हुआ है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आना स्टार्ट हुई तो दोबारा कोरोना फैलने लग गया। बेसिक रीज़न क्या है, जो वायरस है ये जो वार्मर जो सीज़न है उसके अंदर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, कोल्डर सीज़न के अंदर ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल था। टेम्परेचर एक वेरिएबल है जो क्या कर रहे हैं, चेंज प्रोड्यूस कर रहा है कोरोना की डिजीज़ स्प्रेड के अंदर। तो इस को हम क्या बोलते हैं, कोई भी चेंजेबल एलिमेंट होगा जो हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या हम किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारे पास डॉक्टर्स हो जाते हैं, जैसे हमारे पास पैथोलॉजिस्ट वगैरह आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल चूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला वेरिएबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जो कोई ना कोई एक्टिविटी इनिशिएट करवाता है, ठीक है ना। अब सनलाइट है, आप धूप में बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो गई, चुभन होना शुरू हो गई, तो सनलाइट क्या एक स्टिमुलस हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस वेरिएबल बोलेंगे। आपने फ़िश खाई तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है ना, आपने कोई एनर्जी ड्रिंक पी तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई। जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, स्टिमुलस है। रिजल्टिंग एक्टिविटी और कॉन्सिक्वेंसेज इवेंट इज कॉल्ड रिस्पांस। जो आपने उसके अगेंस्ट रिस्पांस दिया वो क्या है, रिस्पांस कहलाएगा। मतलब कि एनर्जी ज़्यादा आ गई, आप एक्टिव हो गए, आप अलर्ट हो गए, आपकी काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, तो क्या है ये एक रिस्पांस हो जाएगा। इसके अलावा एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट और ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ओ वेरिएबल, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिजम्स के एस्पेक्ट्स क्या क्या थे उसको हम क्या बोलते हैं, ओ वेरिएबल बोलते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल। वेरिएबल की क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद वेरिएबल, ठीक है ना, जो किसी भी चीज़ के ऊपर क्या है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये चेंजेबल एलिमेंट है, ठीक है ना। इवेंट और कंडीशंस दैट एन एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। टेम्परेचर जैसे चेंज होता रहता है, हाँ, आप ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, चेंज होती रहती है, या कोई ख़ास जिसको आप क्या करने जा रहे हैं, चेंजेबल एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटर होगा वो क्या करता है, जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लूँगा, आप माइक्रोबियल ग्रोथ चेक करने जा रहे हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो एलिवेटेड टेम्परेचर क्या है, उसको टेम्परेचर को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो क्या है, खुद ब खुद चेंज किया जा सकता है, ये खुद ब खुद चेंज हो जाता है, जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ की मैं बात करूँ तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना। क्या है, उसके ऊपर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर पीएच का इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। इफ़ द एक्सपेरिमेंटर wants to know the effect of noise on sleep, noise will be labeled as independent variable which can be increased or decreased, ठीक है ना। जो शोर होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अगर शोर ज़्यादा होगा तो नींद नहीं आएगी, अगर शोर कम होगा तो नींद आएगी। तो शोर के कम या ज़्यादा होने के साथ जो नींद है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आज़ाद वेरिएबल होगा, जिसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएबल मुतासिर होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वही बात अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉइज़ और स्लीप वाली, तो हमारे पास जो नॉइज़ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि स्लीप डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये नॉइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, शोर के ऊपर। अगर शोर ज़्यादा होगा तो नींद नहीं आएगी, शोर कम होगा तो नींद आएगी। तो नींद किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, नॉइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से मैं अगर न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एलिमेंट है जो हम किसी भी क्या एफिकेसी स्टडी के अंदर किसी भी जानदार को अगर कोई खास न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करवाते हैं, खिलाते हैं, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। After introducing some independent variable, experimenter observes and measure the subject response। क्या करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटर हो वो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स को मेजर करता है, और इस सब्जेक्ट रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटर मेजर सब्जेक्ट परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट वेदर इट इज चेंज्ड in any way by the different in independent variable. The measure of performance is called dependent variable। यहाँ पे measure performance की मैं बात करता हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए। अब वो जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर बैठने वाले जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं, और कोई चेंज प्रोड्यूस करवा देते हैं। किसी का क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज़ हैं, किसी के क्या है, पार्किंसन डिजीज़ है, किसी को अल्जाइमर डिजीज़ है, किसी को जो है शोर पसंद नहीं है, किसी को साइलेंट जो इन्वायरमेंट है वो पसंद नहीं है। तो ये टेम्परेचर है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है ना, इंटरनली वो अनकंफर्टेबल है, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो अफेक्ट कर रही होंगी उसकी लर्निंग को, तो वो हमारे पास क्या होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगी जो चेंज होती रहेंगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, लर्निंग होगा, उसकी परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कोई भी अदर फैक्टर्स जो क्या कर रहे हों, डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हों, उसको हम क्या बोलते हैं, extraneous variable. Those factors that can affect the relationship between independent and dependent variable are known as extraneous or intervening variable.
अब दो टाइप के होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल हो सकते हैं और दूसरा एक्सटर्नल वेरिएबल्स। अगर हम इंटरनल वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें हंगर है, थर्स्ट है, मेंटल स्टेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एज है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इंटेलिजेंस है, सोशल स्टेटस है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्या कहलाते हैं, इंटरनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये इंटरनल वेरिएबल्स क्या करते हैं, किसी भी शख्स की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। या इंटरनल वेरिएबल्स ये मैं न्यूट्रिशन एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो न्यूट्रिशन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो इंटरनल वेरिएबल होगा उसकी जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है ना। अगर हम जिस रैट के ऊपर एफिकेसी स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारे पास रैबिट्स हैं उनके ऊपर हम एफिकेसी स्टडी करने जा रहे हैं, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट उनको खिला रहे हैं और उसका इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं, तो उनका हेल्थ स्टेटस जो होगा वो इंटरनल वेरिएबल होगा। और एक्सटर्नल वेरिएबल में हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, नॉइज़ है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर वहाँ पे जहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे लर्निंग इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है ना। गर्मियों में हम चीज़ों को सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहे होते, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। अगर लाइट नहीं होगी, लाइट बहुत ज़्यादा होगी, शोर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल को हम कंट्रोल करके क्या करते हैं, रिजल्ट्स को एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है ना। जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, इन एक्सपेरिमेंट्स को जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं कंट्रोल करता है। वन मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, एंड एलिमिनेट आर कंट्रोल्स ऑल द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कोई भी एक्सपेरिमेंटर होता है तो वो क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में लिंक देखता है, उसके बाद वो क्या करता है, चेक करता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करके इन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है, आया कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप में ये होगा कि ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, उन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई डिज़ाइन फॉलो करते हैं, और उस डिज़ाइन के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको कंडक्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। इसमें हमारे पास रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन है, मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन है, बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन है, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, ठीक है ना। ये हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल से हम क्या करते हैं, इन डिज़ाइंस को यूटिलाइज़ करते हैं, और इन्हीं डिज़ाइंस के थ्रू ही क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत ही हेल्पफुल होता है हमें किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मतलब कि पर्सन टू पर्सन, अगर साइकोलॉजी की बात करूं, जो पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंसेस होंगे उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एज अदर वेरिएबल इन लेबोरेटरी सिचुएशन कैन बी कंट्रोल, ठीक है ना। जो दूसरे वेरिएबल्स होंगे उनको कंट्रोल इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सारे के सारे जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनका इक्वलाइज करने की कोशिश करता है ग्रुप को जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। पहली बात है, वी शुड सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर पर्सन साइकोलॉजिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं, बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट पीपल्स का, तो हम जो पॉपुलेशन है उसमें से जो सैंपल सेलेक्ट करना है, उस सैंपल में से हमने क्या करना है, रैंडमली सेलेक्ट करना है और उन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देना है। सब्जेक्ट्स को रैंडमली क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस देनी है ताकि हम ये डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको स्टडी कर सकें। लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मस्ट बी यूज्ड। अब नेक्स्ट है कि अगर आप पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यूज़ करने चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूज़ करने से क्या होगा, जब हम एवरेज कर लेते हैं तो उनके रिजल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाते हैं।
अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट करना है किसी न्यूट्रिशन रिलेटेड, मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि जो हम विटामिन डी है, ठीक है ना, बोन डेंसिटी के ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, तो आप सिर्फ एक रैबिट से चेक नहीं करेंगे, आप 50 रैबिट्स होंगे आपके पास, 70 रैबिट्स होंगे आपके पास, 30 रैबिट्स होंगे, सब के ऊपर आप चेक करेंगे। जब आप चेक करेंगे तो जो डाटा आएगा उनको सम अप करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज लेने के बाद आप क्या करेंगे, उनसे रिजल्ट्स पॉसिबल जो कंक्लूजन होंगे वो ड्रा कर लेंगे, तो आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे, एक्यूरेट आ जाएंगे वहाँ से। कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, ये बेसिक मैट्रिक की बात है। मैट्रिक में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को स्टडी करने के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड का इन्फ्लुएंस देखना है कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या होता है। एक प्लांट को आपने कवर कर दिया था और दूसरे प्लांट को आपने एज इट छोड़ दिया था। अब जो एज इट आपने बगैर कवर के था उसकी ग्रोथ और उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, उसकी ग्रीनिश उसकी ग्रोथ, उसकी सब पैरामीटर क्या होने लगे, रेगुलेट होने लगे। लेकिन आपने जो कवर किया था जिसको प्रॉपरली, तो उसके अंदर क्या है, ग्रोथ नहीं होने लगी, उसकी उल्टा क्या होने लगी है, विल्टिंग या उसके अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो गई। तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्फ्लुएंस करती है फोटोसिंथेसिस को। तो इसी तरीके से जो हमने ओपन था वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप था और जिसको हमने कवर कर दिया था वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। न्यूट्रिशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अगर हमारे पास 60 रैट्स हैं, उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं कोई ख़ास न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू, तो हमने क्या करना है, उनमें से 10 को एज इट छोड़ देना है। उन 10 के भी हमने टेस्ट करते रहना है और हमने दूसरे जो हमारे पास होंगे उनको फीड करवाते रहना है। और फीड क्या होगी, इन्फ्लुएंस कर रही होगी, जो हम न्यूट्रिस्यूटिकल दे रहे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। हमने देखना है कि आया कि जो हमने फीड दी है उसका इफेक्ट क्या आया है। हमने उतने ही दिन ही कंट्रोल ग्रुप को रखा है, उतने दिन ही हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को रखा है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कौन सी चेंजेस आई हैं, वो जो हमने जिसको बगैर कुछ खिलाया पिलाया है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी उसके अगेंस्ट हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट्स मेजर कर लेते हैं विद द अदर वंस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंट्रोल ग्रुप ऑप्टिमम नहीं होता। कंट्रोल ग्रुप ऑप्टिमम ना होने की वजह से वह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो भी हम सब्जेक्ट मैटर, जो भी हम ग्रुप टेस्ट करने जा रहे हैं उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई ना कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसके लिए मैं अगर फूड की बात करूँ, मैंने टेस्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक फूड को, तो उस फूड का इफ़ेक्ट देखना है। मैंने 50 लोगों को सेम एज इट खिलाई है, उनकी नज़र में क्या किया है, मैंने सबको देखा है, सबको एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कुछ कंट्रोल ग्रुप होगा और कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब कि जिसको हमने एक एक्स्ट्रा क्या किया है, न्यूट्रिएंट दिया है, एक्स्ट्रा हमने कोई ख़ास न्यूट्रिएंट दिया है, तो वो न्यूट्रिएंट जिसको हम दिया है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। द ग्रुप बीइंग स्टडीड, ठीक है ना, अंडर कंसीडरेशन जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप तो हमारे पास आ गए, हमने ये चीज़ें सारी की सारी देख ली। अब जो हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस देनी पड़ती हैं। एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट आर स्टडीड अंडर 2 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, मतलब कि आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टडी करने जा रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, डिफरेंट कंडीशंस देनी है। जो आप डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हैं वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना, इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट। आपने टेम्परेचर दिया है, आपने लाइट दी है, आपने पीएच इंक्रीज कर दिया है, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये क्या होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगी। अब ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होंगी। कंट्रोल कंडीशंस क्या होंगी कि हमने सारी कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर दिया है और उनमें कोई चेंज नहीं लाए। सेकेंड वन कंट्रोल कंडीशन इन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज एब्सेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। द इन्वेस्टिगेटर देन असेस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कंपेयरिंग द आउटकम अंडर दीज 2 कंडीशंस which are alike in all important aspects except for the independent variable।
अब कंट्रोल का पर्पस क्या होता है, कंट्रोल कंडीशंस का ये होता है कि इससे क्या किया जा सके, क्लियर इंडिकेशन प्रोवाइड की जा सके इफ़ेक्ट जो है काज एंड इफेक्ट रिलेशन है उसके बारे में, कि कौन सी काज है जो क्या कर रही है, स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग डिपेंड ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू एलिमिनेट और कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। क्या करती है जो वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही होती है जब हम उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रेनियस वेरिएबल टू डील विद, क्योंकि उसको हम साइकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो कोई भी शख्स है आप उसकी सारी कंडीशंस को कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा होगा। Common practice is in an experiment is to manipulate the independent variable while keeping control on the all other factors. Higher the control, better will be the experiment. आपने सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं और आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट्स क्या होंगे, बेहतर आएंगे। अब ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, जो डिफरेंट जो साइंसेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं साइंस की, उसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं टेस्ट करने के लिए। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो इनक्यूबेटर होगा हमारे पास, उसके लिए पीएच होगी, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, लाइट कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पीएच मीटर है, हमारे पास जो इनक्यूबेटर है, हमारे पास जो पेट्री डिशेज़ हैं, जो हमारे पास क्या है डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम फूड की कंपोजिशन को स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशन स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन स्टडी में क्या है कि आपने किसी भी रैट को या रैबिट्स को कोई ख़ास चीज़ खिलाई है, तो यहाँ पे आपने किन चीज़ों के ज़रिए वो टेस्ट को कंडक्ट करना है। साइकोलॉजिकली आपने क्या करना है, अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपको हर साइंटिफिक ब्रांच के लिए डिफरेंट वेज होते हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। तो ऑपरेटर्स क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, आपने क्या किया है, जो रिजल्ट्स लिए हैं, जो भी आपने डाटा गैदर किया है, उस डाटा को आपने क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद में एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए, जिसमें हमारे पास एवरेज आ जाती है, सम आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, मीन्स आ जाते हैं। यह हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस यूज़ करके क्या करते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और फिर इनको इंटरप्रेट किया जाता है। बाद में इन्हीं रिजल्ट्स को क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है इन द साइंटिफिक जर्नल्स एज आर्टिकल। एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, एक्सपेरिमेंटल मेथड के? सबसे पहला एडवांटेज है एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल हैव बीन प्रॉपरली कंट्रोल्ड, ठीक है ना। अगर ऑल वेरिएबल आपने कंट्रोल कर लिए तो जो ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका इफेक्ट देखा जा सकेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना। और जो एक्सपेरिमेंटल होगा वो क्या कर सकता है, कंक्लूड कर सकता है जो उनके दरमियान में रिलेशनशिप होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज चीफ मीन्स टू फाइंड आउट व्हाट कॉजेज व्हाट, ठीक है ना। हम क्या देख सकते हैं कि किस वजह से कौन सी चेंज प्रोड्यूस हुई है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, हमें बताती है कि जो बिहेवियर कौन सी चीज़ है जो बिहेवियर के अंदर स्पेसिफिक चेंज प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।